नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है इससे पहले भी अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप लोग जाके देखिएगा। और आज भी हम लोग जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्लास होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को हम लोग को याद भी करना है। मतलब ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं आज इस क्लास को और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा, निम्न में से किस पर्व को बीज पुटनी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पर्व को बीज पुटनी पर्व के नाम से जानते हैं। पहला माटी त्योहार, दूसरा हरेली त्योहार, तीसरा नाग पंचमी और चौथा सरहुल। बताना है किस पर्व को बीज पुटनी पर्व के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका माटी त्योहार। ठीक है, तो जो माटी त्योहार या जो माटी तिहार होता है इसी को और किस नाम से जानते हैं, बीज पुटनी। इसी को बीज पुटनी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और ये जो माटी त्योहार होता है इसका आयोजन किस क्षेत्र में होता है। तो इसका आयोजन होता है आपका कौन से क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, बस्तर। ठीक है, तो माटी त्योहार का आयोजन बस्तर क्षेत्र में होता है। कब होता है तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैत्र माह में। कौन से माह में, चैत्र माह। ठीक है, चैत्र माह में होता है। तो माटी त्योहार को ही बीज पुटनी त्योहार के नाम से जानते हैं। और माटी त्योहार का आयोजन बस्तर क्षेत्र में होता है और कब होता है तो आपका चैत्र माह में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि चैत्र माह में और कौन कौन से पर्व का आयोजन होता है। चैत्र माह में और कौन कौन से पर्व मनाते हैं। अगर मैं चैत्र माह में बस्तर अंचल की बात करूं, चैत्र माह में मैं बस्तर अंचल की बात करूं तो बस्तर अंचल में चैत्र माह में कौन कौन से पर्व मनाते हैं। सबसे पहले तो आपको माटी त्योहार या माटी तिहार, पहला माटी तिहार। दूसरा याद रखना है चैत्रई, दूसरा क्या हो जाएगा जी आपका चैत्रई। और तीसरा आपको ध्यान रखना है बस्तर अंचल में सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है गोबर बोहरौनी पर्व। तीसरा हो जाएगा आपका गोबर बोहरौनी। ठीक है, गोबर बोहरौनी पर्व। और ये जो आपका गोबर बोहरौनी पर्व है इसको आपका सुकमा जिला के, ठीक है, सुकमा जिला के कहाँ, आपका छिंदगढ़ विकास खंड, सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बोहरौनी पर्व को मनाते हैं। ठीक है, तो आपका चैत्र माह में बस्तर अंचल में कौन कौन से पर्व को मनाया जाता है, माटी त्योहार, चैत्रई, गोबर बोहरौनी। और अगर पूछेगा कि चैत्र माह में आपका सरगुजा अंचल में कौन सा पर्व मनाया जाता है तो चैत्र माह में सरगुजा अंचल में मनाया जाता है जी आपका सरहुल पर्व। ठीक है, सरहुल पर्व। जब साल के वृक्ष में नया फूल आ जाते हैं तो उसी समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, आपका सरहुल पर्व मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो चैत्र माह में कौन कौन सा पर्व, माटी त्योहार, चैत्रई, गोबर बोहरौनी, ठीक है, और सरगुजा अंचल में आपका सरहुल पर्व, जिसमें से माटी त्योहार को बीज पुटनी त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझिए। चलिए ऑप्शन कोड पढ़ते हैं। दूसरा देखो हरेली त्योहार। ये जो हरेली त्योहार है, हरेली त्योहार को कब मनाते हैं तो श्रावण मास की अमावस्या को, श्रावण मास की अमावस्या, हरेली त्योहार को श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसानों का पहला त्यौहार होता है। हरेली त्योहार किसानों का पहला त्यौहार होता है। जितने भी जो किसान होते हैं वो अपने कृषि उपकरणों को अच्छे से साफ करके उसकी पूजा करते हैं। हरेली के दिन आपका कृषि की देवी कुटकी देवी की पूजा किया जाता है। और जो आपका जितने भी जो यादव लोग होते हैं वो हरेली के दिन सभी के घर में जाकर नीम की पत्ती को खोजते हैं, याद रखना है। और हरेली के दिन आपको गुढ़ा चीला का विशेष महत्व होता है। क्वेश्चन आता है कि गुढ़ा चीला को कौन से पर्व के दौरान बनाया जाता है तो हरेली पर्व के दौरान बनाया जाता है। और इसी हरेली पर्व के दौरान बच्चे हैं वो गेड़ी चढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। हरेली त्योहार के दौरान आपका नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है, इन सभी बातों को याद रखना है। और चित्रकारी के रूप में हरेली त्योहार के दिन सौनाही अंकन किया जाता है, इन सभी बातों को आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नागपंचमी को कब मनाते हैं तो याद रखना है आपका सावन माह में। ठीक है, सावन माह में आपका शुक्ल पक्ष, सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी, सावन माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या मनाया जाता है, आपका नाग पंचमी। और आप सभी को पता होगा इस नाग पंचमी के अवसर पर आपका दलहा पहाड़ का मेला लगता है। ओके, सरहुल पर्व अभी जैसे मैंने बताया, सरहुल पर्व को मनाया जाता है आपका चैत्र माह में, सरहुल पर्व को चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, और इसको सरगुजा अंचल में मनाया जाता है। जब साल के वृक्ष में नया फूल खिलता है तब खुशी जाहिर करने के लिए कौन सा पर्व को मनाया जाता है, सरहुल पर्व को। ठीक है, तो निम्न में से किस पर्व को बीज पुटनी पर्व के नाम से जाना जाता है तो किसको, माटी त्योहार को। और कौन से क्षेत्र में इसका आयोजन होता है, बस्तर क्षेत्र में। कब किया जाता है तो चैत्र माह में किया जाता है। साथ ही साथ मैंने जितने भी चीज़ें आप लोग को बताया आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए निम्नलिखित में से कौन से पर्व में महिलाएं सम्मिलित नहीं होती? पुरुष वर्ग मुर्गा, बकरा, कबूतर और हंसा आदि की बलि देते हैं। माटी त्योहार, चरु यात्रा, दियारी त्योहार या नवाखानी। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका चरु यात्रा। तो चरु यात्रा पर्व में आपका महिलाएं सम्मिलित नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। जो चरु यात्रा पर्व होता है इसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती या महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। महिलाएं शामिल नहीं होती, महिलाएं शामिल नहीं होती है। जो पुरुष वर्ग होते हैं वो आपका इस पर्व के दौरान बकरे का, कबूतर का, हंसा का, इन सब का क्या करते हैं? बलि देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो चरु यात्रा पर्व होता है इस पर्व के दौरान महिलाएं इस पर्व में शामिल नहीं होती और जो पुरुष वर्ग होते हैं वो आपका मुर्गे का, बकरे का, कबूतर का, हंसा का, इन सभी का बलि देते हैं। और जनरली ये जो आपका चरु यात्रा पर्व है इसको भी आपका बस्तर अंचल में मनाया जाता है। कौन से अंचल में? बस्तर अंचल। ठीक है, बस्तर अंचल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। देखो बस्तर को आपको जनजातियों की भूमि कहा जाता है। अधिकांशतः जनजाति जो पर्व होता है ना वो सबको बस्तर अंचल में ही मनाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो माटी त्योहार के बारे में तो मैंने बताया था। माटी त्योहार का आयोजन होता है आपका चैत्र माह में और इसी माटी त्योहार को आपका बीज पुटनी, इसी को आपका बीज पुटनी त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया था। दियारी त्योहार का जो आयोजन होता है ना आपका दीपावली के समय। किस समय? दीपावली। दियारी त्योहार का आयोजन दीपावली के समय में होता है और इसमें होता क्या है? इस त्योहार के दौरान जो गौठान होते हैं, गौठान जहाँ गायों को रखा जाता है, तो गौठानों की पूजा किया जाता है। ठीक है, इस त्योहार के दौरान गौठानों की पूजा किया जाता है। कौन से त्योहार के दौरान? दियारी। कब मनाते हैं इसको? दीपावली के समय। किस क्षेत्र में मनाते हैं दियारी त्योहार को? आपका बस्तर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आपका बस्तर क्षेत्र, या बोल सकते हो बस्तर अंचल में दियारी त्योहार को मनाया जाता है। नवाखानी पर्व को कब मनाते हैं? तो नवाखानी पर्व को मनाते हैं आपका भादो माह के पूर्णिमा को, है ना। भादो माह के पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? आपका नवाखानी पर्व। और इस नवाखानी पर्व में होता क्या है? नई फसल। ठीक है, नई फसल के अनाज को खाया जाता है। नई फसल के जो अनाज आता है ना उसी को खाया जाता है, अनाज को खाया जाता है। मतलब नई फसल के आगमन पर इस त्यौहार को मनाते हैं जिसको बोला जाता है नवाखानी पर्व। और जो नई फसल आ रहता है उससे अनाज को खाया जाता है। मतलब उस अनाज से कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं खाने का और उसी को खाया जाता है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन से पर्व में महिलाएं सम्मिलित नहीं होती? पुरुष वर्ग मुर्गा, बकरा, कबूतर, हंसा आदि की बलि देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका चरु यात्रा। बाकी माटी त्योहार का आयोजन चैत्र माह में होता है। दियारी त्योहार का आयोजन दीपावली के समय बस्तर क्षेत्र में, इस दिन गौठानों की पूजा किया जाता है। नवाखानी पर्व का आयोजन भादो माह की पूर्णिमा को किया जाता है और नवाखानी पर्व के दौरान आपका नई फसल के अनाज को खाया जाता है और साथ ही साथ नई फसल के आगमन पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। किसको? नवाखानी पर्व को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, किस पर्व में लक्ष्मी के प्रतीक धान की बाली और विष्णु के प्रतीक नारियल का विवाह होता है? चरु यात्रा, दियारी पर्व, लक्ष्मी जगार पर्व या अमूल त्योहार? अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस पर्व में लक्ष्मी के प्रतीक धान की बाली, मतलब ये जो धान की बाली होता है, धान की बाली, ठीक है, ये धान की बाली हो जाएगा। तो किस पर्व में लक्ष्मी के प्रतीक धान की बाली, धान की बाली को किसका प्रतीक माना गया है? लक्ष्मी माता का। किसका? लक्ष्मी माता का। और विष्णु के प्रतीक नारियल, है ना। और एक तरफ में नारियल बना रहा हूँ, ये नारियल हो जाएगा, नारियल। ये क्या आपका? नारियल। तो किस पर्व में आपका लक्ष्मी के प्रतीक धान की बाली और विष्णु के प्रतीक नारियल का विवाह किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपको लक्ष्मी जगार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लक्ष्मी जगार। ठीक है, इस पर्व का आयोजन भी मुख्यतः कहाँ? आपका बस्तर अंचल में होता है। और लक्ष्मी जगार पर्व के दौरान क्या किया जाता है? जो धान की बाली को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर और नारियल को आपका विष्णु भगवान जी का स्वरूप मानकर इन दोनों का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। इन दोनों का विवाह कर दिया जाता है और इसी को बोला जाता है आपका लक्ष्मी जगार। क्या बोलते हैं इसको? लक्ष्मी जगार। याद रखना है। बाकी अभी मैंने बताया था चरु यात्रा, जो चरु यात्रा पर्व होता है इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। चरु यात्रा पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था महिलाएं भाग नहीं लेती है, महिलाएं भाग नहीं लेती है। इसमें जो पुरुष वर्ग होते हैं वो आपका मुर्गा, कबूतर, हंसा, बकरा इत्यादि की बलि देता है। तो पहला तो नहीं आएगा। दियारी पर्व का आयोजन कब होता है? मैंने बताया था दीपावली के समय में बस्तर अंचल में। और दियारी पर्व के दौरान जो बस्तर अंचल में निवास करने वाले जनजातीय समूह हैं वो गौठानों में जाकर गौठानों की पूजा करते हैं। गौठान मतलब जहाँ आपका गायों को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लक्ष्मी जगार में मैंने बताया कि आपका धान की बाली को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर और नारियल को विष्णु भगवान जी का स्वरूप मानकर उन दोनों का विवाह कराते हैं बस्तर अंचल में। अमूस त्योहार, देखो जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। अमूस त्योहार, ये जो अमूस त्योहार को आपका श्रावण मास की अमावस्या,
श्रावण मास या सावन भी लिख सकते हो आप। तो श्रावण मास की अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या को अमुस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अमुस त्यौहार का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। और अमुस त्यौहार में आपका रसना और सतावर के पौधों का विशेष महत्व होता है। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। अमुस त्यौहार का उद्देश्य क्या होता है? तो पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अमुस त्यौहार में कौन से आपका पौधे का विशेष महत्व होता है? तो रसना और सतावर। अमुस त्यौहार का आयोजन कब किया जाता है? तो आपका श्रावण मास के अमावस्या, मतलब वही हरेली पर्व के दौरान ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले, तो किस पर्व में लक्ष्मी के प्रतीक धान की बाली और विष्णु के प्रतीक नारियल का विवाह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका लक्ष्मी जगार। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी जगार। आगे के हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में हमारा आगे का क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्न में से कौन से पर्व में विशेष रूप से रसना और सतावरी के पौधे को विशेष महत्व दिया जाता है? अभी जैसे मैंने बताया था, अमुस त्यौहार, नवाखानी, गोंचा पर्व या गोबर बोरौनी। चलिए, जो अमुस त्यौहार होता है इसका सही आंसर हो जाएगा अमुस त्यौहार। तो अमुस त्यौहार में आपका रसना और सतावरी के पौधे का रसना और सतावरी, अमुस त्यौहार में रसना और सतावरी के पौधे का विशेष महत्व होता है। अमुस त्यौहार का आयोजन होता है आपका श्रावण मास के अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या को आपका अमुस त्यौहार का आयोजन किया जाता है, अर्थात हरेली पर्व के दौरान। और इसका उद्देश्य क्या होता है? पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसका उद्देश्य क्या होता है? पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। ठीक है, पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखोगे अमुस त्यौहार के संदर्भ में? कि इसको श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। नवाखानी पर्व सभी को पता है, भादो माह की पूर्णिमा, नवाखानी पर्व ना, नवाखानी पर्व की बात करता हूं तो भादो माह की पूर्णिमा को बनाया जाता है नए फसल के आगमन पर। ठीक है, नए फसल के आगमन पर इस पर्व को मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान जो नए फसल के जो अनाज आता है उसी से आपका कुछ चीज़ें बनाई जाती है, खाने पीने की कुछ चीज़ें बनाई जाती है। ठीक, ये उसके बाद गोंचा पर्व का जो आयोजन होता है ये होता है आपका आषाढ़ माह। गोंचा पर्व का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को आपका गोंचा पर्व का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और गोंचा पर्व को ही आपका रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और गोंचा पर्व को मनाने की शुरुआत किसने किया है? तो काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव। ठीक है, काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा आपका गोंचा पर्व को मनाने की शुरुआत किया गया है। ठीक है, और गोंचा पर्व में एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोग को। गोंचा पर्व में आपका एक वाद्य यंत्र होता है जिसका विशेष महत्व होता है, जिसको बोला जाता है आपका तुपकी। क्या होते हैं उसको? तुपकी। और इसको किससे बनाया जाता है? आपका बांस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? बांस से। तो गोंचा पर्व के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? गोंचा पर्व को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। इसे रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था इस पर्व को मनाने की शुरुआत। और इस पर्व के दौरान तुपकी चलाया जाता है जो कि बांस का बना होता है। ठीक है, गोबर बोरौनी पर्व देखो, गोबर बोरौनी पर्व को मैंने बताया था, जो गोबर बोरौनी पर्व होता है उसको चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, आपका सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकासखंड, ठीक है, सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकासखंड में निवास करने वाले जनजाति समूह है उसके द्वारा गोबर बोरौनी पर्व का आयोजन होता है। और ये जो गोबर बोरौनी पर्व होता है आपका 10 दिन तक चलने वाला पर्व है। कितने दिन तक? 10 दिन। ठीक है, 10 दिन तक चलने वाला पर्व है, जिसमें से 9 दिन तक क्या करते हैं, जो वहाँ की जो स्थानीय जनजाति लोग जो निवास करते हैं वो लोग 9 दिन तक क्या करते हैं? अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, अपने देवी देवताओं को एक मैदान में स्थापित करते हैं। मैदान में स्थापित करने के बाद 9 दिन तक उसकी अच्छे से पूजा करेंगे। और उसके बाद 10वें दिन क्या होता है? और इस 9 दिन के अंतराल में वो क्या करते हैं? एक छोटा सा गड्ढा बना रहते हैं, उस गड्ढे में रोज थोड़ा थोड़ा गोबर को लाकर उसमें डालते जाते हैं। और जब 10वें दिन की बारी आती है तो 10वें दिन वो जो जितना गोबर इकट्ठा हुआ है उस गोबर को एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं गोबर की होली खेलते हैं, इसलिए इसका नामकरण किया गया आपको गोबर बोरौनी। और उसके बाद अंत में जो थोड़ा बहुत जो गोबर बच जाता है उस गोबर को रख करके वो अपने खेत में ले जाते हैं और अपने खेत में डाल देते हैं। ठीक है, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो गोबर बोरौनी पर्व का आयोजन चैत्र माह में
सुकमा के छिंदगढ़ विकासखंड में निवास करने वाले जनजातीय समूह के द्वारा कितने दिन का ये पर्व होता है? गोबर बोरनी पर्व तो 10 दिन तक चलने वाला पर्व होता है, जिसमें से 9 दिन तक जो जनजातीय समूह है अपने देवी देवताओं को एक मैदान में स्थापित करते हैं और उसी मैदान में एक छोटा सा गड्ढा बना रहते हैं। उस गड्ढे में रोज थोड़ा थोड़ा करके गोबर को डालते जाते हैं। 10वें दिन क्या करते हैं, वो सभी गोबर जो जितना गोबर इकट्ठा हुआ है तो 10वें दिन उन्हीं गोबर को एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं, अर्थात गोबर से होली खेलते हैं। और जो थोड़ा बहुत जो गोबर बचता है उसको अपने खेतों में जाकर डाल देते हैं। इसी को बोलते हैं गोबर बोरनी पर्व। तो क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन से पर्व में विशेष रूप से रचना और शतावरी के पौधे को विशेष महत्व दिया जाता है? तो याद रखना है कौन से पर्व में, अमुस त्योहार में, अमुस पर्व में, जिसका आयोजन होता है आपका श्रावण मास के अवसर अर्थात हरेली के दौरान, और इसका उद्देश्य होता है पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए देखते हैं, गोंचा पर्व का आयोजन कौन से माह में होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था जी, देखो गोंचा पर्व का आयोजन होता है आपका आषाढ़ माह, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि गोंचा पर्व का जो आयोजन होता है ना वो आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया, ये तिथि को भी धारण करना ना। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को कौन सा पर्व मनाया जाता है? गोंचा पर्व। और इसी गोंचा पर्व को बोला जाता है जी आपका रथ यात्रा पर्व। और बस्तर में गोंचा पर्व मनाने की शुरुआत किसने किया था? काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव, काकतीय वंशी शासक आपका पुरुषोत्तम देव ने किया था। और इस पर्व के दौरान कौन से वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? आपका तुपकी, जो कि किसका बना होता है? आपका बांस का बना होता है। किसका बना होता है? बांस का बना होता है, ठीक है। तुपकी से आपका भगवान जगन्नाथ को सलामी दिया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो गोंचा पर्व का आयोजन कौन से माह में होता है? आषाढ़ माह में। देखो चैत्र माह में कौन कौन सा पर्व मनाते हैं? चैत्र माह में बस्तर अंचल में मैंने बताया था आप लोग को माटी त्योहार, बस्तर अंचल में माटी त्योहार। बस्तर अंचल में मैंने और बताया था चैत्रई पर्व। कौन सा पर्व आपका? चैत्रई पर्व। बस्तर अंचल में मैंने सुकमा जिला के छिंदगढ़ विकास खंड में बताया था गोबर बोहरौनी पर्व। कौन सा पर्व आपका? गोबर बोहरौनी पर्व। इसके बाद आपको याद रखना है, और सरगुजा अंचल में कौन सा पर्व हो जाएगा? जो आपका सरहुल पर्व। कौन सा पर्व आपका? सरहुल पर्व, ये हो जाएगा, ये चैत्र माह में, ठीक है। उसके बाद वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया, तिथि याद रखना है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है आपका अक्षय तृतीया। कौन सा पर्व आपका? अक्षय तृतीया, जिसको आपका गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी जानते हैं। पुत्रा पुत्री पर्व, गुड्डा गुड्डी पर्व के नाम से भी जानते हैं। किसको? आपका अक्षय तृतीया को। उसके बाद ज्येष्ठ माह में कौन सा पर्व मनाते हैं? तो ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी, ये सब तिथि इंपॉर्टेंट है ना। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है आपका गंगा दशहरा। क्या मनाया जाता है? गंगा दशहरा, ये मनाया जाता है आपका ज्येष्ठ माह में, ठीक है। तो चैत्र माह में माटी त्योहार, चैत्रई, गोबर बोरौनी, सरहुल पर्व। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया, और साथ ही साथ वैशाख माह में आपका बस्तर अंचल में मनाया जाता है अरवा तीज, ठीक है। अरवा तीज बस्तर अंचल में मनाया जाता है आपका अरवा तीज, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अक्षय तृतीया और अरवा तीज वैशाख माह में। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा, और आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा पर्व, जिसको रथ यात्रा पर्व के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत काकतीय वंशी शासक पुरुषोत्तम देव ने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? गोबर बोहरौनी पर्व के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, इसे प्रतिवर्ष वैशाख माह में सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड के कुछ गांव में मनाया जाता है। मैं 2-3 बार बता दिया, वैशाख माह मैंने कहाँ बताया था? गोबर बोहरौनी पर्व को मनाया जाता है आपका चैत्र माह में। कौन सा माह में जी? आपका चैत्र माह में आपका सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, यह प्रतिवर्ष यह पर्व 10 दिनों तक चलता है। दूसरे स्टेटमेंट भी सही है। ये जो आपका पर्व होता है ये आपका 10 दिनों तक चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना, 1 से 9 दिन तक होता क्या है? एक बड़ा सा मैदान होता है। इस मैदान में जो आपका सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में निवास करने वाले जनजातीय समूह है, इस मैदान में क्या करते हैं? अपने देवी देवताओं की स्थापना कर देते हैं, और यहीं पास एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं, और इस गड्ढे में रोज थोड़ा थोड़ा गोबर आकर, मतलब गोबर को लाकर डालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा रोज। तो 9 दिन तक यहाँ बहुत ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो जाता है, और 9 दिन तक अपनी देवी देवताओं की पूजा तो करते ही रहते हैं। तो 10वें दिन क्या होता है? जो लास्ट जो 10वां दिन होता है, 10वां दिन ये जो गोबर इकट्ठा हुआ रहता है, इसी गोबर को एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं, अर्थात होली खेलते हैं। और थोड़ा बहुत जो गोबर बचता है उसको जो आपका किसान लोग होते हैं वो अपने खेतों में डालकर क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो गोबर बोहरौनी पर्व 10 दिन तक चलता है। 10वें दिन पर्व के समापन दिवस के अवसर पर समस्त ग्रामीण एक दूसरे पर गोबर छिड़कते हैं, मैंने बताया था, और अंत में थोड़ा सा गोबर उठाकर समस्त ग्रामवासी अपने खेतों में डालते हैं। ये भी सही है। पहला ही कथन गलत था। पहला कथन क्या बोल रहा है कि इसे प्रतिवर्ष वैशाख माह में, वैशाख नहीं भैया, चैत्र माह में, है ना, चैत्र माह में सुकमा के छिंदगढ़ विकासखंड में इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से किस पर्व में नर्तक को नकटा और नर्तकी को नकटी कहा जाता है? गोबर बोहरौनी, छेरछेरा, बाली बरब या बासी, कौन से पर्व में? चलिए
अभी तक हम लोग गोबर बोरोमी के बारे में डिस्कस किए, तो मैंने बताया नहीं था ऐसा कुछ कि नर्तक को नक्ता, आपको नर्तकी को नक्ती बोलते हैं, तो आपका गोबर बोरोनी पर्व तो नहीं आएगा। बाली बरफ पर्व में तो मैंने बताया था आपको धान के प्रतीक को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं और नारियल को विष्णु भगवान का स्वरूप मानते हैं और उनकी विवाह कराते हैं, तो ये होता है आपका बाली बरफ। तो ये तो आपका ये भी नहीं आएगा आंसर। अब बचा आपका बासी और आपका छेड़छेड़ा। तो देखो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका छेड़छेड़ा। क्या हो जाएगा, छेड़छेड़ा। तो छेड़छेड़ा पर्व में नर्तक को, ठीक है, छेड़छेड़ा पर्व में नर्तक को क्या बोलते हैं आपका, नक्ता। नर्तक को नक्ता बोलते हैं और नर्तकी को क्या बोला जाता है आपका, नक्ती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नक्ती के नाम से, ठीक है। तो छेड़छेड़ा पर्व में नर्तक को नक्ता बोलते हैं और नर्तकी को क्या बोलते हैं आपका, नक्ती कहा जाता है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि छेड़छेड़ा पर्व का आयोजन कौन से माह में किया जाता है, ठीक है, और कौन से तिथि को होता है। छेड़छेड़ा पर्व का आयोजन कौन से माह में कौन से तिथि को होता है, ये आपको अच्छे से बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है जी। देखो तो निम्नलिखित में से किस पर्व में नर्तक को नक्ता और नर्तकी को नक्ती कहा जाता है, तो छेड़छेड़ा पर्व में, है ना। और छेड़छेड़ा पर्व के दिन सभी को पता होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं वो सभी के घर जाकर क्या मांगते हैं, धान वगैरह मांगते हैं, ठीक है। ये भी आपको किसानों का प्रमुख त्यौहार होता है। कौन सा पर्व आपका, छेड़छेड़ा पर्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से किस पर्व के दौरान वर्षा की कामना हेतु मेंढका विवाह कराया जाता है। वर्षा की कामना के लिए ना, ऑप्शन है पहला भीमा जात्रा, दूसरा बासी तिहार, तीसरा बाली बरफ और चौथा गोंचा। अब जो नहीं आएगा उसको पहले काट दो गोंचा तो नहीं आएगा, बाली बरफ भी नहीं आएगा, बासी त्योहार भी नहीं आएगा, तो सही आंसर क्या होगा आपका, भीमा जात्रा होगा। तो भीमा जात्रा पर्व के दौरान, कौन से पर्व के दौरान, भीमा जात्रा, ठीक है। भीमा जात्रा पर्व के दौरान क्या होता है, वर्षा की कामना के लिए, किसकी कामना के लिए, वर्षा मतलब अच्छे बारिश की कामना के लिए मेंढका विवाह कराया जाता है। मतलब मेंढका विवाह मतलब मेढकों का, ठीक है, मेढकों का विवाह कराया जाता है। किसका विवाह, मेढकों का विवाह कराया जाता है। तो अच्छे ध्यान रखना, जो आपका बस्तर अंचल में सुकमा जिला, स्पेशली इसको मनाया जाता है जी सुकमा जिला। तो बस्तर अंचल में जो सुकमा जिला में निवास करने वाले जनजातीय समूह हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका भीमा जात्रा पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व मनाते हैं, भीमा जात्रा पर्व। और आपका सुकमा जिला में जो निवास करने वाली जो महिलाएं हैं, जनजातीय महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं, वो लोग क्या करती है, ये आपका मेंढकों का विवाह करवाती है, ठीक है, मेंढकों को क्या कराती है, विवाह कराती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, अच्छे वर्षा, अच्छे बारिश की कामना के लिए, अच्छे वर्षा या बारिश की कामना के लिए। और याद रखना, ये जो आपका मेंढका विवाह होता है इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है जी। मेंढका विवाह में पुरुष वर्ग भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेंढका विवाह कराते हैं उसको कौन से पर्व के दौरान कराते हैं आपका, कौन से पर्व के दौरान, आपका भीमा जात्रा। भीमा जात्रा में दोनों भाग लेंगे, पुरुष और महिला, लेकिन जो मेढकों का जो विवाह कराते हैं इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है और वही लोग क्या करती है, मेढकों का विवाह कराती है ना। उद्देश्य क्या होता है, अच्छे बारिश की कामना के लिए, अच्छे बारिश की कामना के लिए होता है। और किस क्षेत्र में होता है, बस्तर क्षेत्र में। और बस्तर क्षेत्र में ध्यान रखना कहाँ, सुकमा जिला में। कहाँ आपका, सुकमा जिला में। और सुकमा जिला में प्रमुख रूप से कौन से जनजाति के लोग निवास करते हैं, दोरला जनजाति के लोग। कौन से लोग, दोरला, जो लोग आपका दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो किस पर्व के दौरान वर्षा की कामना है तो मेंढका विवाह कराया जाता है, तो याद रखना है आपका भीमा जात्रा, ठीक है। भीमा जात्रा पर्व, इसका आयोजन आपका बस्तर अंचल में सुकमा जिला में होता है। और इसी भीमा जात्रा पर्व के दौरान क्या होता है, मेढकों का विवाह कराते हैं, जिसको मेढका विवाह कहते हैं। और विवाह कराने का काम आपका सुकमा अंचल में निवास करने वाली जो जनजातीय महिलाएं हैं वो लोग करती हैं। और इसी विवाह को मेढका विवाह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से किस पर्व में सूर्य देव और धरती माता का विवाह कराया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। सरहुल पर्व में, आमाखाई पर्व में, कर्मा पर्व में या कक्षाड़ पर्व में। किस पर्व में सूर्यदेव और धरती माता का विवाह होता है, ठीक है। किस पर्व में सूर्यदेव भगवान हो जाएगा और आपका धरती माता का, ठीक है। सूर्यदेव भगवान और धरती माता का विवाह किया जाता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, सूर्यदेव भगवान हो जाएगा और ये धरती माता हो जाएगा। तो इन दोनों का विवाह कौन से पर्व में किया जाता है, तो याद रखना सरहुल पर्व में। कौन से पर्व में, सरहुल पर्व। और सरहुल पर्व का आयोजन कौन से माह में किया जाता है, चैत्र माह में। सरहुल पर्व का आयोजन चैत्र माह में किया जाता है। और कौन से अंचल में होता है इसका आयोजन, तो सरगुजा अंचल में सरहुल पर्व का आयोजन होता है, ध्यान रखना। और सरहुल के नाम से आपका पर्व भी है, सरहुल के नाम से गीत भी है, सरहुल के नाम से नृत्य भी है। अब देखियो जी, सरहुल पर्व मनाएंगे तो उसमें सरहुल गीत गाएंगे और गीत गाते हुए क्या करेंगे, नृत्य करेंगे। तो सरहुल पर्व भी होता है, सरहुल नृत्य भी होता है, सरहुल गीत भी होता है। तो कौन से माह में इसको मनाया जाता है सरहुल पर्व को, तो आपका चैत्र माह में। किस अंचल में, तो आपका सरगुजा अंचल में। इसका कारण क्या होता है, किस लिए मनाते हैं, तो आपका साल के वृक्ष में,
साल के वृक्ष में फूल लगने पर, साल के वृक्ष में फूल लगने पर इस पर्व को मनाया जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना, इसी पर्व के दौरान आपका सूर्य भगवान जी और पृथ्वी माता का क्या किया जाता है, आपका विवाह कराया जाता है। क्या कराया जाता है, सूर्य भगवान जी और पृथ्वी माता का विवाह कराया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। और सरहुल पर्व का आयोजन सरगुजा अंचल में तो होता है, बिल्कुल सही, लेकिन कौन सा जनजाति के लोग इस पर्व को मनाते हैं, तो सरगुजा अंचल के प्रमुख जनजाति उराव जनजाति के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो आमाखाई पर्व को तो आपका बस्तर अंचल में निवास करने वाले परजा और धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो आमाखाई पर्व होता है, जब आम के वृक्ष में जब नया फूल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरना, हम लोग बोलते हैं ना आम में मोर आ गया, तो जब आम में जब फूल आते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में आमाखाई पर्व का आयोजन होता है। कर्मा त्योहार का तो आयोजन होता है आपका कृषि की देवी कर्म सेनी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये जो कर्मा पर्व होता है आपका कृषि पर आधारित पर्व होता है। ठीक है, उसके बाद ककसाड़ पर्व को मनाया जाता है आपका किसके द्वारा, आपका मुड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ककसाड़ मुड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो किस पर्व में सूर्य देव और धरती माता का विवाह कराया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सरहुल पर्व। कौन सा पर्व आपका सरहुल पर्व कब मनाते हैं, आपका चैत्र माह में, है ना, चैत्र माह में मनाया जाता है। किस अंचल में, सरगुजा अंचल में। सरहुल पर्व के दौरान सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल गीत गाते हैं। ठीक है, और आपका इसी पर्व में आपका सूर्य भगवान जी का और माता धरती माता का क्या करते हैं, विवाह कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोग ने ऑब्जेक्टिव कुछ सॉल्व किए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को भी हम लोग देखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित ही बता रहा हूँ, इसको अच्छे से याद करेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पूछेगा ही पूछेगा। चलो देखो, तो निम्न में से जनजातियों के प्रमुख देवी देवता के नाम बताइए। आपको जनजातियों के देवी देवता के नाम बताता है। देखो मैं तो यहाँ पास आप लोग को बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ में आपको इसको याद करते चलना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले कमार जनजाति के देवी देवता का नाम क्या हो जाएगा आपका, छोटे माई। याद करते चलना ना, छोटे माई हो जाएगा। छोटे माई के बाद बड़े माई हो जाएगा, छोटे माई बड़े माई, उसके बाद मंझली माई। ठीक है, छोटे माई बड़े माई और मंझली माई, ये कमार जनजाति की प्रमुख देवी का नाम है। ठीक है, साथ ही साथ और याद रखना कचना धुरवा, ये आपको याद रखना है। किसमें, कमार में। छोटे माई बड़े माई मंझली माई कचना धुरवा। भत्रा के आपका प्रमुख देवी देवता का नाम है सिकार देवी। क्या हो जाएगा, सिकार। भत्रा जनजाति की प्रमुख देवी का नाम क्या आपका, सिकार देवी। याद हो गया, कमार का छोटे माई बड़े माई मंझली माई कचना धुरवा, और भत्रा का हो जाएगा आपका सिकार देवी, भत्रा का सिकार देवी। ठीक है, कंवर का हो जाएगा आपका सगरा खंड। कंवर का क्या हो जाएगा, सगरा खंड। याद कैसे करोगे कि एक सागर है और इसी सागर के ऊपर से कौवा उड़ रहा है, कौवा, तो कौवा से आपको कंवर याद रखना है और सागर से आपका सगरा खंड याद रखना है। तो कंवर का हो जाएगा जी आपका सगरा खंड। बैगा का हो जाएगा आपका बूढ़ा देव। बैगा का क्या होगा आपका, बूढ़ा देव। ब से बैगा, है ना, ब से आपका बैगा और ब से आपका बूढ़ा देव। बी से बैगा, बी से बूढ़ा देव, है ना। गोड़ का हो जाएगा दूल्हा देव। गोड़ का क्या हो जाएगा आपका, दूल्हा देव। गोड़ का क्या हो जाएगा जी आपका, दूल्हा देव। देखो बैगा का बूढ़ा देव, गोड़ का दूल्हा देव। बिंझवार का हो जाएगा जी आपका विंध्यवासिनी। बिंझवार का क्या होगा आपका, विंध्यवासिनी। बिंझवार का हो जाएगा विंध्यवासिनी। देखो बी याद कैसे करोगे, बी से बिंझवार, उसके बाद वी से आपका विंध्यवासिनी। तो एक जैसे लग रहा है, बी और वी एक जैसे लग रहा है, तो बिंझवार का विंध्यवासिनी। कोरवा को याद रखना है, खुड़िया रानी। कोरवा का प्रमुख देवी देवता का नाम क्या है, तो खुड़िया रानी। क्या हो जाएगा, खुड़िया रानी। के से कोरवा और के से आपका खुड़िया रानी हो जाएगा। उसके बाद मुड़िया का हो जाएगा जी अंगा देव। मुड़िया का क्या हो जाएगा, अंगा देव। देखो मुड़ी क्या है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, और शरीर के हिस्सा मतलब इसको और क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलेंगे अंग बोलेंगे, है ना। तो मुड़ी क्या है, हमारे शरीर का एक अंग है, तो ऐसे याद रखना, मुड़िया से आपका अंगा देव। उराव का आपको रखना है सरना देवी। उराव का हो जाएगा जब आपका सरना देवी। ठीक है, सर के ऊपर से कोई चीज उड़ा रहा है, ऐसे याद रखना, सर के ऊपर से कोई चीज उड़ा रहा है, तो सरना देवी। और एक और आपको नाम रखना है धर्मेश, सरना देवी और धर्मेश। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़िए, बिरहोर को आपको बताना है, बिरहोर का हो जाएगा आपका सूरज या सूरज देव, या आपका सूर्य देव हो जाएगा, सूरज देव या बोल सकते हैं सूर्य देव। ठीक है, तो ये सभी को आपको अच्छे से याद करना है। देखो कमार का छोटे माई बड़े माई मंझली माई कचना धुरवा। भत्रा का सिकार देवी। कंवर का सगरा खंड। बैगा का आपका बूढ़ा देव। गोड़ का आपका दूल्हा देव। बिंझवार का आपका विंध्यवासिनी। कोरबा का आपका खुड़िया रानी। मुड़िया का आपका अंगा देव। उराव का आपका सरना देवी या धर्मेश, और बिरहोर का हो जाएगा आपका सूर्य देव या सूरज। ये अच्छे से आपको याद रखना है, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। 2-3 बार आप लोग रिवाइज करेगा, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, जनजातियों के वृक्षों में निवास करने वाले देवी देवताओं के नाम बताइए। ठीक है, आपको जनजातियों के वृक्षों में निवास करने वाले देवी देवता के नाम बताना है। अब देखो ये आपका देवी देवता का नाम तो दिया गया है, अब आपसे पूछा गया कि ये सभी देवी देवता है वो कौन से वृक्ष में निवास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो ठाकुर
ठाकुर देव कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? पीपल। कौन से वृक्ष में? आपका पीपल। शीतला माता कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? महुआ। ठीक है, महुआ, याद करते चलना है ना। ठाकुर देव आपका पीपल, शीतला माता महुआ, सिंहराज कोंडाराज ये कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? शीशम के वृक्ष में। कौन से वृक्ष में? शीशम। उसके बाद हिंगलाजिन माता ये कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? तो हिंगलाजिन माता बांस के वृक्ष में। उसके बाद खूंटा देव ये कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? तो खूंटा देव साजा के वृक्ष में निवास करते हैं। और रूपशिला ये भी कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? तो बांस के वृक्ष में। तो चलिए याद करते एक बार। ठाकुर देव का पीपल, ठीक है, शीतला माता का महुआ, उसके बाद सिंहराज कोंडाराज शीशम के वृक्ष में निवास करते हैं, हिंगलाजिन माता बांस, खूंटा देव साजा और रूपशिला आपका बांस। याद हो गया? एक बार पुनः देखो, आपका पीपल में कौन सी देवी देवता? तो ठाकुर देव, महुआ में शीतला माता, शीशम में सिंहराज कोंडाराज, बांस में आपका हिंगलाजिन माता, साजा में आपका खूंटा देव और बांस में आपका रूपशिला। ये आपको याद करना है, एक दो बार आप लोग दोहराइएगा, निश्चित ही आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? जनजातियों के युवागृह का नाम बताइए। अब देखो, युवागृह किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। युवागृह क्या होता है? तो युवागृह वह गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक एवं युवतियाँ अपने परिवार, समाज, धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को युवागृह कहा जाता है। ठीक है, युवागृह वह गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक एवं युवतियाँ अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। देखो, मुड़िया, मुड़िया के युवागृह का नाम क्या हो जाएगा? गोटुल। क्या हो जाएगा आपका? गोटुल। मुड़िया का गोटुल हो जाएगा। उराव, उराव का हो जाएगा आपका धूमकुरिया, उराव का आपका धूमकुरिया। कुरिया, कुरिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ी में नाम बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जो आपका रूम होता है, रूम कमरा होता है, कमरा को छत्तीसगढ़ में कुरिया बोलते हैं, कुरिया। तो यहाँ से याद कैसे करना है? धूमकुरिया, उराव का धूमकुरिया, मतलब एक कुरिया में अर्थात कमरे में कोई चीज उड़ रहा है, उड़ा रहा है, ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। तो उराव का धूमकुरिया। बिरहोर, बिरहोर का हो जाएगा गीति होना, बिरहोर का हो जाएगा आपका गीति होना हो जाएगा। युवागृह का नाम बता रहा हूँ। भारिया, भारिया का हो जाएगा घसरवासा, भारिया का घसरवासा, भारिया का क्या होगा जी? आपका घसरवासा। भुइयाँ, भुइयाँ का क्या हो जाएगा? आपका रंगभंग, भुइयाँ का आपका हो जाएगा रंगभंग, है ना। और प्रजा, प्रजा का हो जाएगा आपका धागा बक्सर, प्रजा का हो जाएगा आपका धागा बक्सर। और कंध, कंध का हो जाएगा जी आपका धांगड़ा घर, कंध का क्या हो जाएगा आपका? धांगड़ा घर, धांगड़ा घर, धांगड़ा घर। ठीक है, धांगड़ा घर याद रखना है। और अगर आपसे पूछता है अबुझ माड़िया का, ठीक है, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया के युवागृह का नाम क्या हो जाएगा? तो अबुझ माड़िया के युवागृह का नाम हो जाएगा कोसी घोटुल। क्या हो जाएगा? कोसी घोटुल। चलो याद करते हैं इसको, कोसी घोटुल। पहले देखो आपका मुड़िया, मुड़िया का आपका गोटुल। ठीक है, हमारा जो मुड़ी, मुड़ी मतलब होता है सिर, कैसा होता है? गोल होता है, गोल होता है ना, देखो गोल है कि नहीं है, तो इससे याद कर सकते हो आपका मुड़िया का गोटुल, है ना। ये उराव, उराव मतलब धूमकुरिया, ये कुरिया है, कुरिया के ऊपर से कोई चीज उड़ा रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो उराव का धूमकुरिया। बिरहोर, जैसे बेरा होता है, बेरा मतलब सुबह होता है, ठीक है, फिर आपका गाना चलने लग जाता है, तो वैसे आपको ध्यान रखना। देखो, बिरहोर का गीति होना, जैसे ही बेर होता है मतलब सुबह होता है तो आपका गीत चलने लग जाता है, गाना चलने लग जाता है, ठीक है, तो बिरहोर का गीति होना। फिर भारिया, भारिया का हो जाएगा आपका घसरवासा। उसके बाद भुइयाँ, भुइयाँ का रंगभंग, मतलब जो आपका भूमि होती है, भूमि है वो रंग बिरंगी होती है, मतलब अगर घास है तो हरे रंग का हो जाएगा, घास नहीं तो थोड़ा भूरा रंग का दिखता है, ऐसा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भुइयाँ का रंगभंग। पर्जा, देखो पर्जा से आप लोग क्या शब्द पकड़ोगे? दर्जी, दर्जी, पर्जा से आप लोग दर्जा को पकड़ो। देखो, पर्जा से दर्जा को पकड़ो। और दर्जा, दर्जा मतलब दर्जी, तो दर्जी लोग के पास क्या होता है? धागा होता है, तो पर्जा का क्या हो जाएगा? आपका धागा बक्सर हो जाएगा। फिर कंद का हो जाएगा जब आपका धांगड़ा घर, ठीक है, यहाँ पास भी धा आ रहा है और यहाँ पास भी धा आ रहा है, तो कंद का क्या हो जाएगा? आपका धांगड़ा घर हो जाएगा। और अबुझ माड़िया का क्या हो जाएगा? आपका कोसी घोटुल। क्या होगा? कोसी घोटुल। अब इसमें कुछ कुछ चीज और ध्यान रखो। देखो, मुड़िया के, मुड़िया जनजाति के युवागृह का नाम क्या है? आपका गोटुल है, मुड़िया जनजाति के युवागृह का नाम गोटुल है, ठीक है। और इसमें जो आपका पुरुष लोग भाग लेते हैं, इसमें जो पुरुष लोग भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपका चेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेलिक, ठीक है। और जो महिलाएं लोग भाग लेती हैं या आपका युवती लोग भाग लेते हैं उसको बोला जाता है जी आपका मुटियारिन। क्या बोलते हैं? मुटियारिन। ये क्वेश्चन बार बार आता है ना। जो युवक लोग भाग लेते हैं या पुरुष लोग भाग लेते हैं उसको चेलिक बोलते हैं, और महिलाओं लोग जो भाग लेते हैं उसको मुटियारिन कहा जाता है। और आपका युवकों के प्रमुख को, अर्थात पुरुषों के प्रमुख, है ना, पुरुषों के प्रमुख लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पर यूतो लिख सकता हूँ, यूतो। पुरुषों या यूतो के प्रमुख को क्या बोलते हैं? आपका सिरेदार। क्या बोला जाता है जी? आपका सिरेदार, सिरेदार। और जो आपका महिला या युवतियों के प्रमुख को क्या बोला जाता है? बेलोसा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोटुल में जो युवक लोग या पुरुष लोग भाग लेते हैं उसे चेलिक बोलते हैं, महिलाएं लोग या जो युवती लोग भाग लेते हैं उसे आपका मुटियारिन बोलते हैं, और युवतों के जो प्रमुख होता है उसको सिरेदार बोलते हैं, और महिलाओं को या आपका युवतियों के प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। ये तो बात हो गई किसका? गोटुल का। गोटुल के बाद देखो धूमकुरिया, 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 ये सब याद रखना है। धूमकुरिया में जो आपका युवक लोग भाग लेते हैं, युवक लोग, उसको क्या बोलते हैं जी? धांगर महतो। क्या बोलते हैं? धांगर महतो, धांगर महतो, ठीक है, धांगर महतो, युवक लोग। और उसके बाद महिला, महिला, देखो धूमकुरिया में आपका जो युवक लोग जो भाग लेते हैं, युवकों के प्रमुख को ना,
युवक के प्रमुख को क्या बोला जाता है आपका धांगर महतो। और महिलाओं अर्थात युवतियों के प्रमुख को क्या बोला जाता है आपका वारकी धांगरिन। क्या बोलते हैं वारकी धांगरिन। यहाँ पर ध्यान सुनिए मैं क्या बोला, मैंने बोला कि जो उरांव जनजाति में जो युवक लोग भाग लेते हैं तो उस युवक लोग के जो प्रमुख होता है उसको धांगर महतो बोलते हैं, और जो युवती लोग भाग लेते हैं तो युवतियों के प्रमुख को क्या बोलते हैं आपको वारकी धांगरिन बोलते हैं। ठीक है, ये वारकी धांगरिन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नॉर्मल जो युवक और युवती को क्या बोलेंगे, नॉर्मल युवक को बोलते हैं आपका धांगर, और युवतियों को क्या बोलते हैं आपका युवतियों को धांगरिन बोलते हैं, युवतियों को धांगरिन। ठीक है, धांगरिन कहा जाता है, यहाँ से ध्यान रखना जी, है ना। धुमकुरिया में जो युवक और युवती भाग लेते हैं उसको धांगर और धांगरिन कहते हैं, और युवकों के प्रमुख को धांगर महतो और युवतियों को प्रमुख को आपका वारकी धांगरिन कहा जाता है। ओके, याद हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका अबुझमाड़िया क्या आपका कोसी घोटुल। तो अबुझमाड़िया में जो कोसी घोटुल जिसके युवागृह का नाम है, और इस कोसी घोटुल में जो युवक लोग भाग लेते हैं या पुरुष लोग भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं लेयोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेयोर। और जो युवतियों को क्या बोलते हैं युवतियों को कहा जाता है जी लेस्कू। युवतियों को क्या बोलते हैं लेस्कू। ये सब बातों को याद रखना है ना, युवक लोग को लेयोर बोलते हैं, युवतियों को लेस्कू कहा जाता है। मुड़िया जनजाति में युवक लोग को चेलिक और युवतियों को मुटियारिन, और युवकों के प्रमुख को सिरेदार और युवतियों के प्रमुख को बेलोसा। आपका धुमकुरिया में आपका युवक लोग को धांगर, युवतियों को धांगरिन, और युवकों के प्रमुख को धांगर महतो और युवतियों के प्रमुख को वारकी धांगरिन कहा जाता है। आपका अबुझमाड़िया जनजाति में युवागृह को कोसी घोटुल कहते हैं, जिसमें भाग लेने वाले युवक को लेयोर और युवतियों को लेस्कू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो सबका देखना है, मुड़िया का गोटुल, उराव का धुमकुरिया, बिरहोर का गित्तियोना, भारिया का घसरवासा, भुइयां का रंगबंग, परजा का धागा बक्सर, कंद का आपका धांगड़ा घर। अब आप लोग को इसमें भुइयां का कई बुक में आपका एक घसरवासा दिखेगा, भुइयां का आपका क्या दिखेगा घसरवासा, लेकिन मैं आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी के बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपका मेजर हमारा ऑथेंटिक बुक है, उसी बुक के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, जनजातियों के पंचायत प्रमुख का नाम बताइए। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो अभी आपको मेरे साथ में जनजातियों के पंचायत प्रमुख के नाम को भी याद करना है। देखो, अबुझमाड़िया के जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम क्या है, तो मांझी। अबुझमाड़िया का मांझी याद रखना है, अबुझमाड़िया का मांझी। खड़िया का हो जाएगा जी प्रधान, खड़िया का क्या हो जाएगा प्रधान। ठीक है, ये तो अबुझमाड़िया का मांझी, माँ आ रहा है तो माँ से याद रखना है मांझी। खड़िया का हो जाएगा आपका प्रधान। उसके बाद उराव का हो जाएगा आपका महतो। उराव के पंचायत प्रमुख का नाम क्या आपका महतो। उराव के पंचायत प्रमुख का नाम महतो। और खैरवार के पंचायत प्रमुख का नाम क्या हो जाएगा महतो मांझी। क्या हो जाएगा जी आपका महतो मांझी। सब इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते आप। धनवार के पंचायत प्रमुख का नाम क्या है आपका धनिया। क्या हो जाएगा आपका धनिया। बिंझवार के पंचायत प्रमुख का नाम क्या आपका गौटिया। क्या हो जाएगा आपका गौटिया। ठीक है, जो वीर नारायण सिंह जी है वो बिंझवार जनजाति से बिलोंग करते थे, आप लोग को पता होगा। परजा जनजाति के जो आपका पंचायत प्रमुख का नाम क्या हो जाएगा आपका मडुली। क्या हो जाएगा जब आपका मडुली हो जाएगा मडुली। उसके बाद बिरहोर का हो जाएगा आपका मालिक। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, बिरहोर का हो जाएगा मालिक। उसके बाद बैगा का हो जाएगा आपका पटेल। बैगा के पंचायत प्रमुख का नाम आपका पटेल। और कमार का हो जाएगा आपको कुरहा। कमार का क्या होगा आपका कुरहा, है ना। साथ ही साथ और याद रखना है, अगर गोड़ का पूछेगा गोड़ का, तो गोड़ का आपको याद रखना है राजा। गोड़ का आपका राजा। ठीक है, ये गोड़ का आपको हो जाएगा राजा। इन सभी को आपको याद रखना है। देखो, तो अबुझमाड़िया का मांझी, खड़िया का प्रधान, उराव का महतो, खैरवार का महतो मांझी, धनवार का धनिया, बिंझवार का गौटिया, उसके बाद परजा का मडुली, बिरहोर का मालिक, बैगा का पटेल, कमार का कुरहा और गोंड का राजा। एक एक इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। जनजातियों में कहीं से भी क्वेश्चन आता है, सबको अच्छे से आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जनजातियों की कृषि पद्धति का नाम बताइए। यहाँ से भी आपके प्रत्येक एग्जाम में देखते हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। देखिए, कृषि पद्धति को बताना है। कोरवा जनजाति की जो कृषि पद्धति है उसको क्या बोलते हैं, देवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवारी। कोरवा जनजाति की कृषि पद्धति को देवारी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गोड़ जनजाति की कृषि पद्धति को क्या बोलते हैं आपका धारिया, या इसी को आपका बेवार के नाम से भी जानते हैं, धारिया या बेवार के नाम से। ठीक है, कृषि पद्धति को। कमार जनजाति की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है, कमार का याद रखो, कमार का दाहिया। कमार का होता है आपका दाहिया। और भद्रा का क्या होता है जी आपका दहिया होता है। कमार का दाहिया, भद्रा का दहिया। याद कैसे करोगे कि दाहिने हाथ से काम करना है, दाहिया न, कमार का दाहिया और भद्रा का दहिया, भात को दही के साथ खाना है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो भद्रा का दहिया होगा, कमार का दाहिया हो जाएगा। बैगा का आपको याद रखना है बेवार, बैगा का आपका बेवार। और अबुझमाड़िया का आपको याद रखना है पेद्दा। अबुझमाड़िया का क्या हो जाएगा पेद्दा। चलिए, अबुझमाड़िया का आपका पेद्दा, बैगा का आपका बेवार, बस बैगा बस बेवार, अबुझमाड़िया का पेद्दा
जा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पास भतरा, भात को किसके साथ खाना है, दही के साथ, तो भतरा का दहिया। कमार किसमें कौन से हाथ से काम करना है, दाहिने हाथ से, तो दाहिने, तो द से आपका दाही से आपका दाहिया, तो कमार का आपका दाहिया, गोड़ का आपका धारिया या बीवार, और कोरवा का हो जाएगा आपका देवारी, है ना। तो यह हो जाएगा जनजातीय कृषि पद्धति का नाम। एक बार और पुनः देखिए, एक बार और पुनः देखिएगा, आपका कोरवा का आपका देवारी हो जाएगा, गोड़ का आपका धारिया या बेवार हो जाएगा, कमार का आपका दाहिया हो जाएगा, भतरा का आपका दहिया हो जाएगा, बैगा का आपका बेवार हो जाएगा, और अबुझ माड़िया का आपका पेद्दा हो जाएगा। अच्छे से इसको याद करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों के पेय पदार्थ का नाम बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आता है, आपको जनजातियों के पेय पदार्थ का नाम बताना है। मुड़िया और माड़िया ये लोग किसको पीते हैं, ये लोग पीते हैं सल्फी को। किसको पीते हैं, सल्फी, सल्फी को पीते हैं। आप लोगों ने सल्फी का वृक्ष तो देखा होगा, ऐसा रहता है सल्फी का वृक्ष, ये हो जाएगा सेम नारियल के वृक्ष जैसा दिखता है, ऐसा बना रहा हो ना, ये आपका सल्फी का वृक्ष है, ये सल्फी का वृक्ष हो जाएगा, ये सल्फी का वृक्ष है। यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास तना को छोटा सा काट देते हैं, काटने के बाद यहीं पास ऐसे मटकी लगा देते हैं, बढ़िया से मटकी लगा देते हैं, और काटने के बाद यहाँ से इसका जो जूस होता है यहाँ इकट्ठा होता जाता है, ऐसे इकट्ठा होता जाता है, फिर इसी जूस को निकाल कर पिया जाता है, इसी को बोलते हैं आपका सल्फी। ठीक है, छीन का जो वृक्ष होता है ना, ये भी ऐसे ही दिखता है, सल्फी के वृक्ष जैसा ही। तो देखो, तो जनजातियों के पेय पदार्थ का नाम बताना है आपको। मुड़िया और माड़िया का हो जाएगा आपका सल्फी। ये जो आपका सल्फी होता है, छीन रस होता है, महुआ होता है, इन सब का प्रयोग ना जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में करते हैं। इनका प्रयोग वो लोग क्या मानते हैं, बहुत ही पुण्य मानते हैं। ठीक है, तो आपका मुड़िया या माड़िया का सल्फी। उसके बाद कोरवा, कोरवा का हो जाएगा आपका हाड़िया, कोरवा का क्या हो जाएगा आपका हाड़िया। ठीक है, कोरवा जनजाति के लोग कौन सा पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, तो हाड़िया। बैगा, बैगा का हो जाएगा, याद रखना है, बैगा, बैगा का हो जाएगा आपका ताड़ी, बैगा का आपका ताड़ी, इसको ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं, किससे, ताड़ के वृक्ष से, है ना। बैगा का हो जाएगा आपका ताड़ी हो जाएगा। गोड़, गोड़ का हो जाएगा आपका पेंच, है, गोड़ का हो जाएगा क्या आपका पेंच हो जाएगा, पेंच। और याद रखना बस्तर अंचल में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, बस्तर अंचल में, बस्तर अंचल में पेंच को, बस्तर अंचल में पेंच को किस नाम से जानते हैं, लांदा, लांदा के नाम से भी जानते हैं, लांदा, पेंच को आपका लांदा के नाम से भी जाना जाता है। और इस पेंच को कौन लोग पीते हैं, तो गोड़ लोग पीते हैं। और उराव, उराव का क्या हो जाएगा आपका, उराव का कोस्मा, उराव जनजाति के पेय पदार्थ का नाम क्या आपका, कोस्मा। और माड़िया और अबुझ माड़िया का हो जाएगा आपका छिंद रस, क्या हो जाएगा आपका, छिंद रस। तो चलिए एक बार और याद करते हैं, देखिए माड़िया अबुझ माड़िया का आपका छिंद रस, ओके, उराव का आपका कोस्मा, उसके बाद गोड़ का हो जाएगा आपका पेंच, बैगा का हो जाएगा आपका ताड़ी, और कोरवा का हो जाएगा आपका हाड़िया, और मुड़िया या माड़िया का हो जाएगा आपका सल्फी। ठीक है, इन सभी को ध्यान रखना, ये सब आपका जनजातियों के पेय पदार्थ का नाम है। याद करिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है, एक तरफ आपको जनजातियों के नाम दिया जाएगा, एक तरफ उसके पेय पदार्थों के नाम दिया जाएगा, और पूछेगा इसमें से कौन सा जोड़ा सुमिलित है, कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है करके। तो अच्छे से इसको आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो मुड़िया माड़िया का सल्फी, कोरवा का हाड़िया, बैगा का ताड़ी, गोड़ का आपका पेंच, उराव का कोस्मा, और माड़िया और अबुझ माड़िया का आपका छिंद रस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातियों के कार्यों को बताइए। अब आपको छत्तीसगढ़ में जो निवास करने वाली जो जनजाति है उनके कार्यों को बताना है। यहाँ से भी देखना, आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए याद करते चलते हैं। भतरा, भतरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है आपका, भृत्य। ये लोग आपका भृत्य का कार्य करते हैं, आपका सेवक का, भृत्य या सेवक का कार्य करते हैं, याद रखना है। कौन सी जनजाति के लोग, भतरा। शिकारी जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये आपका छिंद के पत्ते से, है ना, छिंद के पत्ते से, छिंद के पत्ते से आपका झाड़ू, छीन के पत्ते से झाड़ू या टोकरी बनाने का काम करते हैं। छीन के पत्ते से झाड़ू या टोकरी बनाने का काम करते हैं। कौन लोग, आपका शिकारी जनजाति के लोग। ठीक है, खड़िया, खड़िया जनजाति के लोग कौन सा काम करते हैं, पालकी ढोने का काम। ठीक है, पालकी ढोने का कार्य करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं, याद रखना है। देखो कोई इंसान पालकी को कैसे ढोएगा, जब वो खड़ा रहेगा, है ना, खड़े होकर क्या करता है, वो पालकी को ढोता है। तो ख से खड़िया, और यहाँ इसका कार्य क्या हो जाएगा आपका, पालकी ढोने का, है ना। कमार, कमार जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं जी, बांस शिल्प। कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प कार्य करते हैं, मतलब बांस से लोग सजावटी सामान, आभूषण, बर्तन ये सब बनाते हैं। उसके बाद हलबा, हलबा जनजाति के लोग क्या कार्य करते हैं, कृषि कार्य। हलबा जनजाति के लोग कृषि कार्य करते हैं, साथ ही साथ ये लोग आपका चिवड़ा, ठीक है, चिवड़ा बनाने का भी कार्य करते हैं। कई बुक में आपको ये भी लिखा होता है, हलबा जनजाति के लोग कृषि कार्य और साथ ही साथ चिवड़ा बनाने का काम भी करते हैं।
और हमारे छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति कौन सी जनजाति है, तो बताना आपको हल्बा जनजाति। कंडरा जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये लोग भी आपका बांस शिल्प करते हैं। कंडरा जनजाति के लोग भी क्या करते हैं, बांस शिल्प करते हैं। बैगा जनजाति को क्या माना जाता है, मेडिसिन मैन ऑफ द गोंड्स, क्या मानते हैं इसको, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड्स है ना, इसको मेडिसिन मैन ऑफ गोंड्स के नाम से जाना जाता है। कोल जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये लोग आपका कोयला खोदने का कार्य करते हैं, कोयला खोदने का या कोयला निकालने का कार्य करते हैं। अगरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको लौह शिल्प, अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प अर्थात लोहा गलाने का कार्य करते हैं। खैरवाड़ जनजाति के लोग क्या करते हैं, खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद पारधी जनजाति के लोग क्या करते हैं जी, आपका काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। पारधी जनजाति के लोग काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं, काले रंग के पक्षियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो चलिए एक बार पुनः हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भत्रा जनजाति के लोग भृत्य या सेवा का कार्य, शिकारी छीन के पत्ते से झाड़ू और टोकरी बनाने का कार्य, खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का कार्य, कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प, हल्बा जनजाति के लोग कृषि कार्य या चिवड़ा बनाने का कार्य, कंडरा जनजाति के लोग बांस शिल्प, बैगा जनजाति लोग को आपका मेडिसिन मैन ऑफ गोंड्स कहते हैं, याद रखना है ना, घोड़ों के पुजारी के रूप में काम करते हैं बैगा जनजाति के लोग। और कोल जनजाति के लोग कोयला खोदने का काम करते हैं। अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प, देखो लोहा को आग से ही गलाया जाएगा, तो याद रखना है अगरिया का आपको लौह शिल्प। खैरवाड़ जनजाति के लोग खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। और जो पारधी जनजाति के लोग हैं आपको काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। याद हो गया, अच्छे से करेगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी और बचा हुआ है, देखते हैं और बचा हुआ है आपका कंवर जनजाति के लोग क्या करते हैं, कंवर जनजाति के लोग आपका सैन्य कार्य करते हैं। क्या करते हैं जी, सैन्य कार्य। कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं, सैन्य कार्य, ठीक है। कौरव पांडव याद रखना, कौरव, तो कौरव लोग कौन थे, सेना थी है ना, कौरव की सेना, तो कंवर से ध्यान रखना है सैन्य कार्य। कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं, भूमि खोदने का, ठीक है, भूमि खोदने का, ये लोग आपका भूमि खोदने का कार्य करते हैं, भूमि खोदने का कार्य करते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये लोग भी आपका बांस शिल्प, ठीक है, बांस शिल्प, ये लोग भी आपका बांस शिल्प का कार्य करते हैं। कौन लोग, बिरहोर जनजाति। धुरवा जनजाति के लोग आपका कृषि कार्य करते हैं, धुरवा जनजाति के लोग भी कृषि कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये लोग आपका गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, ठीक है, गन्ने से निर्मित वस्तुओं का क्या करते हैं लोग, विक्रय करते हैं, गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। प्रधान जनजाति के लोग आपका गाथा गायन का, ठीक है, गाथा गायन का कार्य करते हैं। उसके बाद सौरा जनजाति, स से सौरा, स से याद रखना सांप पकड़ने का, ठीक है, सौरा जनजाति के लोग सांप पकड़ने का कार्य करता है। उसके बाद पर्जा जनजाति के लोग आपको पशुपालन, पर्जा जनजाति के लोग प से पर्जा, प से पशुपालन प्लस बांस शिल्प, ठीक है, पर्जा जनजाति के लोग पशुपालन और बांस शिल्प का कार्य करते हैं। और गदबा जनजाति के लोग आपको घरेलू कार्य करते हैं, क्या करते हैं, घरेलू कार्य, है ना। और अबुझमाड़िया जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं, तो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग करते हैं आपका काष्ठ कला का कार्य, ठीक है, काष्ठ कला मतलब लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाने का कार्य करते हैं। कौन लोग आपको, अबुझमाड़िया। तो एक बार देखिए अच्छे से, एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर से। कंवर जनजाति के लोग आपका सैन्य कार्य, कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य, बिरहोर जनजाति के लोग बांस शिल्प, धुरवा जनजाति कृषि कार्य करते हैं, साथ ही साथ गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। प्रधान जनजाति के लोग गाथा गायन का कार्य करते हैं। सौरा जनजाति के लोग सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। पर्जा जनजाति के लोग पशुपालन और बांस शिल्प का कार्य करते हैं। और गदबा जनजाति के लोग घरेलू कार्य करते हैं। और आपका अबुझमाड़िया जनजाति के लोग काष्ठ कला। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं शुरुआत से पूरा बताऊंगा ना, अभी इससे पहले वाले स्लाइड में क्या बताया था, देखो, भत्रा भृत्य का कार्य, शिकारी छिंद के पत्ते से झाड़ू एवं टोकरी बनाने का काम, खड़िया पालकी ढोने का काम, कमार बांस शिल्प, हलबा कृषि कार्य, कंडरा बांस शिल्प, बैगा मेडिसिन मैन ऑफ द गोंड्स, कोल आपका कोयला खोदने का काम, अगरिया लौह शिल्प, है ना, अगरिया का हो जाएगा आपका अगरिया का हो जाएगा आपका लौह शिल्प। उसके बाद देखिए खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम। उसके बाद पारधी काले रंग के पक्षियों का शिकार। उसके बाद देखिए कंवर आपका सैन्य कार्य, कोरकू भूमि खोदने का कार्य, बिरहोर आपका ये भी हो जाएगा बांस शिल्प। उसके बाद धुरवा कृषि कार्य और गन्नों से निर्मित वस्तुओं का विक्रय, प्रधान गाथा गायन का कार्य, सौरा सांप पकड़ने का कार्य, पर्जा पशुपालन और बांस शिल्प, गदबा घरेलू कार्य और आपका अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प का कार्य करता है। अच्छे से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनजातियों से संबंधित पुस्तकों के लेखक का नाम लिखिए। आज का जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को मेरे साथ में आप लोग को याद करते चलना। देखो, जनजातियों से संबंधित पुस्तकों के लेखकों का नाम आपको बताना है। द भील एक जनजाति से संबंधित पुस्तक है। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हो जाएगा आपका पी वी नायक, ठीक है, पी वी नायक।
द भील, द भील की उसके आपका राइटर कौन है, तो आपका पी वी नायक। कौन है, पी वी नायक। द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर, इसके राइटर कौन है, जॉर्ज गियर्सन। कौन है जी, आपका जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन इसके राइटर है, याद रखना है। द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर, इसके राइटर कौन है, जॉर्ज गियर्सन। कौन है आपका, जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। उसके बाद देखिए द कमार, द कमार का राइटर कौन है, श्यामा चरण दुबे। कौन है, श्यामा चरण, याद करते चल रहे हैं ना, श्यामा चरण दुबे। देखो चरण मतलब होता है आपका पैर, पैर से किसी को मारना है तो द कमार याद रखना है, श्यामा चरण दुबे। द बिरहोर, द बिरहोर का हो जाएगा आपका एस.सी. रॉय। क्या हो जाएगा, एस.सी. रॉय, एस.सी. रॉय। इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या हो जाएगा, एस.सी. रॉय। तो ए से सुप्रीम और सी से आपका कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, बहुत वीर होता है, मतलब वो क्या करता है, न्याय देने का काम करता है, मतलब वीर होता है। तो याद रखना है आपका द बिरहोर का हो जाएगा आपका एस.सी. राय। द ट्राइबल इकोनॉमी, इसका हो जाएगा आपका दया शंकर नाग, ठीक है, दया शंकर, दया शंकर नाग। दया शंकर नाग जी का बुक का नाम क्या आपका, ट्राइबल इकोनॉमी। और ये कौन सी जनजाति पर प्रेरित है, तो बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति। उसके बाद देखिए द मुड़िया इन देयर घोटुल। अब देखो एक और आपको नाम याद रखना है, वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन। एक वेरियर एल्विन नामक व्यक्ति हुए, इन्होंने आपका 4 बुक लिखा है। याद कैसे करोगे, आपका वेरियर एल्विन ने आपका बीए किया, बीए करने के बाद क्या बन गया, वो जीएम बन गया, जनरल मैनेजर बन गया। तो बी से आपका द बैगास, बी से आपका द बैगास, ए से द अगरिया, और जी से द गौर, और एम से द मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो देखो तो द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया और द बैगास, ये चारों किसके बुक है, तो ये चारों किसके बुक है, आपका वेरियर एल्विन के। किसके, आपका वेरियर एल्विन के बुक है। किसके बुक है जी, आपका वेरियर एल्विन के, है ना। देखो बी से द बैगास हो जाएगा, ठीक है, ये द बैगास। उसके बाद ए से द अगरिया हो जाएगा, उसके बाद जी से द गौर हो जाएगा, उसके बाद एम से द मुड़िया एंड देयर घोटुल। ये किसका, आपका वेरियर एल्विन का। तो बुकों के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। देखो वेरियर एल्विन का 4 बुक, द बैगास, द अगरिया, द गौर और द मुड़िया एंड देयर घोटुल। दया शंकर नाग का द ट्राइबल इकोनॉमी, है ना। उसके बाद एस.सी. राय का द बिरहोर, श्यामा चरण दुबे का द कमार। उसके बाद है आपका जॉर्ज गियर्सन का द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर, और द भील किसका है, तो आपका पी.वी. नायक का है। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं लोग। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखते हैं। मुड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम लिखिए। देखो मुड़िया जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपको याद करना, सीधा क्वेश्चन बनता है ना। पहला मांद्री नृत्य हो जाएगा, मांद्री के बाद ककसार नृत्य हो जाएगा, ककसार के बाद आपका एबाल तोर, ठीक है, एबाल तोर, एबाल तोर। ये जो एबाल तोर नृत्य होता है उसको मड़ई के देवता अंगादेव को खुश करने के लिए करते हैं, एबाल तोर को, है ना ये। और ककसार नृत्य को घोटुल के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मांद्री नृत्य हो जाएगा, ककसार नृत्य हो जाएगा, एबाल तोर नृत्य हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका, इसके बाद माओ पाटा, माओ पाटा, माओ पाटा, माओ पाटा नृत्य को इसका शिकार नृत्य ही बोलते हैं। माओ पाटा के बाद आपका हुल्की पाटा, हुल्की पाटा, हुल्की पाटा को सामान्य अवसर पर किया जाता है। और इसके बाद घोटुल पाटा, तो मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है। उसके बाद याद रखना है हर एडन्ना, और याद रखना हर एडन्ना, हर एडन्ना, हर एडन्ना के बाद आपको याद रखना है कोकरिंग, 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 कोकरिंग। ये सब कौन सी जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य है, तो आपका मुड़िया जनजाति। एक और याद रखना आपको गेड़ी, गेड़ी नृत्य। और गेड़ी नृत्य को और किस नाम से जानते हैं, गेड़ी नृत्य को आपका डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं जी, गेड़ी नृत्य को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मुड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम लिखिए। तो ये सब उसके नृत्य का नाम है, मांद्री, ककसार, एबाल तोर, माओ पाटा, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, हरिडन्ना, कोकरेंग, गेड़ी या डिटोंग, ये सब मुड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम लिखिए। तो बैगा जनजाति के लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं, याद करेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो कर्मा नृत्य, कर्मा के बाद आपका बिल्मा, बिल्मा के बाद आपको याद रखना है आपका सैला, सैला के बाद आपको याद रखना है जी डंडा, डंडा के बाद आपको याद रखना है परघौनी, परघौनी के बाद आपको याद रखना है अटारी, अटारी। ये सभी नृत्य को याद रखना है ना, ये सभी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अटारी नृत्य को बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में करते हैं। अटारी नृत्य में जो आपका पुरुष साथी होता है वो अपने महिला साथी को अपने कंधे में रखकर उस नृत्य को करते हैं, अटारी नृत्य को। और आपका परघौनी नृत्य को तो विवाह के अवसर पर, ठीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। डंडा और सैला नृत्य इसको आपका दिवाली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा करते हैं। बिल्मा नृत्य को आपका विजयदशमी, विजयदशमी, विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और कर्मा नृत्य को आपका कृषि के देवी कर्म सेनी को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को करते हैं। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। जितने भी चीज़ मैंने बताया, आज का क्लास आपका ऑब्जेक्टिव भी था, सब्जेक्टिव भी था। तो जो जो चीज़ें मैंने बताया, जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं जिसमें जनजाति से क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो क्वेश्चन पूछता ही है। जितना चीज़ मैंने बताया आपको अच्छे से याद करना है। जनजातियों के कार्य मैंने बताया, जनजातियों की कृषि पद्धति बताया, मैंने पुस्तक बताया, उसके देवी देवता बताया, वृक्षों पर निवासी देवी देवताओं के नाम बताया, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको बताया, सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। बाय।